हे एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत करते हैं इस नए नवेले सेशन पे 2024 के लिए बोर्ड की तैयारी बच्चों के लिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहां से हो रही है सबसे पहली शुरुआत। चैप्टर नंबर 1, जीवों में जनन। बहुत जरूरी ये चैप्टर। इसके साथ साथ जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हेल्प ले सकते हैं, और जो 2024 में नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, स्लोली पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी यह सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होगा। स्टार्ट करेंगे ये सेशन। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए कि स्टार्ट करने का सबसे उचित समय आ चुका है। परीक्षा की घड़ी अभी से शुरू होगी, क्योंकि अगर अभी से आपने शुरू नहीं किया तो अंततः बहुत विलंब आ जाएगा। याद रखिएगा, कल कभी नहीं आता मेरे बच्चे, इसलिए 12th की तैयारी शुरू करनी है तो अभी, आज और इसी वक्त करनी होगी। इसलिए आज से मैंने आपको, अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म भी नहीं हुए हैं और हमने बच्चों को बोर्ड की अगले साल की तैयारी शुरू करवा दी है। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी बहुत दिखाई दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें एंड लाइक भी करें। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, मैं आपकी और कैसे मदद कर सकता हूं, क्या क्या सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया या नहीं किया। आज की पहली क्लास स्टार्ट होती है अब से। शुरुआत है। मैं आपको बता दूं, 12th में 5 यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है जनन, दूसरी यूनिट का नाम है अनुवांशिकी, तीसरी यूनिट का नाम है मानव में कल्याण, ठीक है, मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर, चौथी यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी और 5वीं यूनिट का नाम है इकोलॉजी, मतलब पर्यावरण के बारे में। ये 5 यूनिट है। हर यूनिट बहुत जरूरी है, जिसमें से जेनेटिक्स सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन जनन वाला जो चैप्टर है वो समझना बहुत अपने आप में अनबिलीवेबल एक अमाउंट होगा, एक अनबिलीवेबल समझ लीजिए एक सेशन होगा। जब बच्चे से समझेंगे ना तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा आपके साथ में, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ में। आप वो सारी चीजें सीख पाएंगे जो आपके जीवन भर काम आने वाली हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी यानी जीवन का विज्ञान, और जीवन के विज्ञान को हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर। तो इसलिए अगर आज पहली बार आप हमारे सेशन पे आए हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों से। स्टार्ट कर दें आज का सेशन। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है, इसलिए मैं इतनी बातें कर रहा हूं। बाकी दिन हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली पोर्शंस के बारे में। तो सबसे पहली चीज मैं बच्चों को जो बताना चाहूंगा वो क्या है, जीवों में जनन। सबसे पहली चीज एक बात बताता हूं मैं आपको कि जब भी आप ये बताएंगे कि जीवों में जनन क्यों होता है, आपको पता है जनन क्यों आवश्यक है, तो आपको मैं पॉइंट भी बताता चलूंगा, क्योंकि बच्चों को ना समझ आना एक अलग चीज है, समझ आना एक अलग चीज है, पर एग्जाम में आंसर लिख लेना वो एकदम अलग चीज है। तो सबसे पहली चीज आती है जनन। सो व्हाट इज जनन? जनन होता क्या है? आपने कभी सोचा, एक बात बताता हूं मैं, आज आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने का तरीका सिखाता हूं कि बायोलॉजी को 1 मिनट में कैसे दिमाग में बैठाया जाए, कैसे एक ही बार पढ़ते ही हमें सब कुछ याद रहने लग जाए, दोबारा हमें पढ़ना ही ना पड़े। ऐसा भी कोई कहानी होता है क्या? आइए हम बात करते हैं। आपको पता है इस दुनिया में मनुष्यों का इतिहास लगभग कहा जा सकता है 15 मिलियन ईयर एगो पुराना है। 15 मिलियन साल पहले से मनुष्य इस दुनिया में है। हां, किसी और रूप में था, लेकिन आज किसी और रूप में था। दूसरी बात, पृथ्वी का इतिहास और पृथ्वी में जीवन का इतिहास जो है वो 4 बिलियन ईयर एगो, 4 बिलियन साल पहले से पृथ्वी में जीवन है, जिसमें से लगभग 2 बिलियन साल पहले कोशिका इस दुनिया में आ गई थी। अब आप कहेंगे ये सब क्या बता रहे हो? सुन लो, मजेदार कहानी है। इतनी साल से जीवन में हम हैं। होमो सैपियंस मतलब जिस टाइप की शकल मेरी है, इस टाइप के शकल के लोग जो हैं लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो इस दुनिया में आ गए थे। बोलेंगे जनन पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाने लग गए गुरुजी? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दादा परदादा थे, वो आए, वो चले गए। उसके बाद दूसरी प्रजाति आई, वो भी आई चली गई, वो भी आई चली गई, हम भी आए चले जाएंगे, हमारे बाद भी कोई आएगा और वो भी चला जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी पे एक चीज बची रह जाएगी, वो है ह्यूमन, मनुष्य बचे रहेंगे। हमारे दादा परदादा भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं, हमारे बच्चे भी लगभग मनुष्य ही पैदा होंगे। इतनी आसानी से तो नहीं बदल सकते। तो बदलाव हुआ है, लेकिन मनुष्यता तो बनी हुई है। समझ रहे हैं? एक शेर पैदा होता है, एक शेर मर भी जाता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में शेर की आबादी कहीं ना कहीं है।
ऐसे हजारों प्राणियों के साथ है कि जीव पैदा होते हैं, जीव मर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जैसे पृथ्वी में जीवन अभी भी है, उनके जैसे जीव हैं। ये कौन सा प्रोसीजर है जो इस दुनिया में जीवों को खत्म नहीं होने दे रहा है? वो है जनन, वो प्रक्रिया है जनन। तो आपसे पूछा जाए जनन क्यों जरूरी है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि जनन भाई पृथ्वी पर अपने समान संततियों को बनाए रखने की प्रवृत्ति है। जीव जनन अपने समान संततियों को, संतति यानी बच्चे, ऑफस्प्रिंग, बच्चों को बनाए रखने की प्रवृत्ति है जनन, उसे हम जनन कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जरूरी क्यों है भाई? अगर जनन नहीं होता तो इस दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं वो अभी तक खत्म हो चुकी होती। उनका इस दुनिया में रहना, उनका यहां पर प्रवृत्ति का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सबसे पहली बात, जनन जीवों द्वारा, आप ये पॉइंट को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जीवों द्वारा अपने समान। जब मैं ये बात कहता हूं अपने समान, तो मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर नहीं कह रहा कि अपने समान, हां थोड़ी बहुत समानता, थोड़ी बहुत असमानता, जो भी है अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता, जीवों या फिर संतति जिसे अपन कह सकते हैं, संतति यानी बच्चे, संतति उत्पन्न करने की क्षमता। लिखने की कोशिश करिए, उत्पन्न करने की क्षमता, कॉपी बना लो बेटा, करने की क्षमता, क्योंकि अभी से अपन नोट्स बनाएंगे तब ये कहलाता है, तब आसान भाषा में नोट्स बनाऊंगा, क्षमता जनन कहलाती है, जनन कहलाता है। तो उनके बीच में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, क्यों भाई, क्यों जनन करना है, आवश्यक क्यों है? यह क्यों आवश्यक है भाई? यह जीवों की, यह पृथ्वी पर जीवों की उपस्थिति को, यह पृथ्वी पर समान जाति के जीवों की, एक ही जाति के जो लोग होंगे, समान जाति या फिर जीवों की भी बोल सकते हैं, जीवों की उत्पत्ति सुनिश्चित करता है, उत्पत्ति सुनिश्चित करता है, यह फिक्स करता है कि दुनिया में कोई आए, दुनिया में कोई जाए, पर इस दुनिया में वो जीव रहना चाहिए। देखो जैसे आप बता रहे हैं, मैं आपको, जैसे कुछ लोग ऐसा भी है कि हो सकता है गायब हो गए। अब आप कहेंगे नहीं सर, कुछ लोग तो गायब हो गए, डायनासोर तो गायब हो गया, डायनासोर तो गायब हो गया। हां डायनासोर गायब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से ऐसा आया और गायब हो गया। डायनासोर आज किसी और रूप में कन्वर्ट हो चुका है, डायनासोर आज हमारे बीच में किसी अन्य रूप में हमारे पास उपस्थित है। तो यह भी कहानी बनती है कि डायनासोर अभी भी है, लगभग है, लेकिन किसी अन्य रूप में प्रेजेंट है, पर उनके एविडेंस तो हैं, उनके प्रमाण तो हैं, यही जनन कहलाता है। अगला प्रश्न यहां पर आता है कि ठीक है भाई, चलो हमने जनन को देख लिया, ये पॉइंट, ये भी कहानी हो गई। अगले ही पल एक और चीज बताई जाती है जिसका नाम होता है जीवन अवधि। अब आप ये कहेंगे कि ये जनन पढ़ाते पढ़ाते जीवन अवधि क्या पढ़ाने लग गए? ये सब बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है जीवन अवधि। तो ये याद रखना, किसी जीव की लिखना सीखिए, किसी सामान्य शब्दों को कैसे एकदम स्पेशल तरीके से लिख सकते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि कहीं किसी का मर्डर कर दिया और बोले कि नहीं उसी का उतना जीवन उतना ही था। नहीं, प्राकृतिक मृत्यु, जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु ना हो जाए, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, जितना भी समय लगेगा, समय को जीवन अवधि कहते हैं। उस समय जितनी भी अवधि लगती है उसी को आप जीवन अवधि कहेंगे। कोई भी जीवन हो, कोई भी जीव हो, अवधि कहते हैं वो कितना जिंदा रहता है, जन्म कब लिया था, मृत्यु कब हुई, इस बीच के जन्म को अपन जीवन अवधि कह सकते हैं। ये एक पॉइंट आता है जीवन अवधि, जिसके हिसाब से अपन बात करते हैं। ओके, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, जीवन अवधि एक कहानी बड़ी जरूरी है। अगला पॉइंट आता है, ये दोनों का पॉइंट लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको ये नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, योगेश सर बायोलॉजी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा उसका, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये नोट्स भी वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी सब कुछ बना बनाया क्यों चाहिए तुम्हें भाई? साथ में नोट्स बनाओ, साथ में पॉइंट बना बनाकर लिखना सीखो, मेरे साथ में लिखते रहो तो आपके तुम्हें बहुत आसानी होगी। अभी शुरुआत में बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एक बार फिर आएगा पॉइंट तो और फिर अपन फास्ट पढ़ता शुरू करेंगे। लेकिन अभी ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो वेरी फर्स्ट थिंग, पहला हो गया हमारा जनन और दूसरा हो गया जीवन अवधि।
तीसरी बात, एक और चीज आती है जो इस टॉपिक में, वो ये है कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव, अब ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना बड़े जरूरी पॉइंट है, जीव जो है अमर नहीं है। ये पूछे जाते हैं, ये 12th में बहुत जरूरी है, अमर नहीं है। अब आप कहते हैं क्या पढ़ा, लग ही नहीं रहा है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एकदम गीता उपन्यास टाइप की चीज पढ़ रहे हैं। कोई भी जीव अमर नहीं है, मतलब हर जीव मरता है, अपवाद है, हर जीव जन्म लेता है, ठीक है, जन्म और मृत्यु, अगर किसी का जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, ये हम कहते हैं। परंतु आपको पता है, परंतु एक बात याद रखना, परंतु एक बात ध्यान सुनो यहां पर, परंतु एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, जीव अमर होते हैं। अब ये अमर का मतलब क्या होता है भाई? क्या ये मरते नहीं है? नहीं मरते। क्यों पता है आपको? इसलिए क्योंकि ये मान लो एक कोशिका है, जस्ट लाइक दैट, ये कोशिका है, इनके पास कोई आनुवांशिक पदार्थ वगैरह 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 है। अब इन्हें क्या करना होता है, अगर ये मान लो अमीबा है, ये बैक्टीरिया है, कोई भी है, ये अपनी एक संख्या से दूसरी संख्या बढ़ाना होगा ना, तो अपनी आकृति बढ़ाता है, और अपनी आकृति बढ़ाकर जो है ना डीएनए की संख्या को डबल कर लेगा, आनुवांशिक पदार्थ को 2 कर लेगा। जब आनुवांशिक पदार्थ 2 हो जाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे अपने आप को ऐसा तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये जब तोड़ना शुरू कर देगा तो आधा आनुवांशिक पदार्थ ऊपर और आधा आनुवांशिक पदार्थ नीचे, धीरे धीरे ये अपने आप को और तोड़ना शुरू करेगा। अब ये ऐसा बन गया, आप इसे देख रहे हैं, ये नीचे एक आनुवांशिक पदार्थ लेकर आएगा, एक ऊपर आनुवांशिक पदार्थ लेकर आएगा। कुछ दिनों के बाद ये एक कोशिका से 2 कोशिका कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, आनुवांशिक पदार्थ डबल बन गया। ये थे भाई साहब जनक, ये क्या थे? जनक। और ये जो भाई साहब दिखाई दे रही है, ये है संतति, ये है आपकी संतति। संतति यानी बच्चे, ये इस कोशिका के बच्चे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये हम में क्या होता है पता है? ह्यूमंस में आप कॉमन करके देखो कि ह्यूमंस, मां बाप थे हमारे, उन्होंने हमको पैदा किया, हम अपने बच्चों को पैदा करेंगे, और इसके बाद हमारे जो ऊपर वाली पीढ़ी है वो धीरे धीरे खत्म होने चली जाएगी। हुआ ना, ऐसा ही हो ही रहा है ना, हमारी आने वाली पीढ़ी एक समय पे हम भी चले जाएंगे, ऐसा होता रहता है। लेकिन इनमें देखो क्या हुआ, इनमें एक कोशिका थी, वही कोशिका अपने आनुवांशिक पदार्थ सब कुछ को 2 भाग में तोड़ दी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। कोई मरा क्या यहां पर? कोई मरा क्या यहां पर? नहीं। इसलिए बोला जाता है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं, क्योंकि इनके जनक मरते नहीं, जनक ही विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति बना लेता है। तो यह बात यहां पे याद रखने का है कि आपसे पूछा जाएगा जनक ही विभाजित होकर, यह प्रश्न पूछेगा, नीट में बहुत पूछा गया, विभाजित होकर, जनक ही विभाजित होकर, खुद विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक, 2 बना सकता है या 2 से क्या बना सकता है? अधिक, 2 से अधिक संतति यानी बच्चे, समझ लो इस बात का निर्माण करते हैं। अब जब एक से संतति निर्माण बन गई तो यार एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनी, अब जो नया बना वो संतति है, जो नया बना वो संतति है, जो नया बना वो बच्चे हैं, लेकिन जो पहले से उपस्थित है वो जनक है। तो जनक ही विभाजित होकर संतति बन गई। कौन मरा इधर? कोई नहीं। यही कोशिका 2 कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा बनता चला जाएगा। यह है एक अद्भुत कार्यक्रम। आपसे पूछा जाएगा क्या सभी जीव मर जाते हैं? बोले हाँ सभी मर जाते हैं, सब मरना निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है, अंतिम सत्य है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, एक कोश की जीव कभी मरते नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ये कभी मरने वाली नहीं, ये वही आत्मा है ना जो आत्मा अमर है, मरती नहीं है, ऐसा वैसा कॉन्सेप्ट है, इसलिए नहीं मरती है। मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझे एक कोश की जीव का नाम बताओ जिसे तुम्हें लगता होगा ये नहीं मरता होगा। मैं बाप से जानना चाहता हूं, आपने 11th पढ़ा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन पे सारे बच्चों का कमेंट चाहिए। मुझे बताओ कि कौन सा वो जीव होगा आखिर जो अमर होगा। एग्जाम्पल के साथ मैंने एक कोश की जीव का नाम बताना है तुम्हें, खासकर 1-2 लोगों का नाम बता दो, 2 बताओ, चलो 2 कोशिकाओं का नाम बताओ, 2 एक कोश की जीवों का नाम बताओ जो अजर है, अमर है, जो मरता नहीं है। बाकी सब जो मर जाते होंगे वो तो बात सही है, ठीक है। तो ये एक सबसे पहली बात होती है। हां, यहां पर अमर होते हैं।
अमर होने का एक और मतलब होता है प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। यह भी एक बात है, मृत्यु नहीं होती। अब आप में से बच्चे को कहा मैं तो बैक्टीरिया को पकड़ा, एंटीबॉडी लगा दी और मार दिया, तो एंटीबॉडी के थ्रू मरना एक अलग चीज है। इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, इनको आर्टिफिशियली मार दो अलग बात है। अब कहीं बैक्टीरिया की प्लेट लगाओ और उसमें एसिड डाल दो, वो मर जाए बैक्टीरिया, तो वो तो तुम्हारा कर्म है ना भाई, तुमने मारा है। प्राकृतिक तरीके से नहीं मरता बैक्टीरिया, प्राकृतिक तरीके से नहीं मरेगा, वो खुद विभाजित होगा दो भागों में। अगर अभी तक आपने कमेंट सेक्शन नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल बेटा, कोई भी जीव अमर नहीं है, एक एग्जाम्पल होता है, उदाहरण इसका निकाल लेना। उदाहरण के तौर पर आएगा बेटा जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा, जीवाणु, जितने भी जीवाणु जिनका तुमको नाम याद हो उनको लिख सकते हो, और अगर तुमने कमेंट सेक्शन पे नहीं बताया तो अब अपनी कॉपी में लिख लो। उदाहरण अमीबा है, जीवाणु है, ये लोग कभी मरते नहीं हैं, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, नेचुरल डेथ नहीं होगा। आप आर्टिफिशियल कैसे भी मारना चाहो तो मार सकते हो। ये 2 पॉइंट हो गए जनन की बात, दूसरा पॉइंट हो गया जीवन अवधि, तीसरा पॉइंट हो गया कि कोई जीव अमर है या नहीं है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। जीवन अवधि का एक जीवों से बड़ा अच्छा संबंध है। आइए हम समझते हैं कि कोई जीव आखिर कितने दिन तक जिंदा रहता है, इसकी कहानी को पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, आपको सामान्य हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर आपको समझा देता हूं कि जीवों का लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ही जीवों का लाइफ पूछा जाता है, एनसीईआरटी से ब्लैंक ब्लैंक करके लिखती है। मैं इसे समझा देता हूं कि आखिर कोई जीव कितने दिन जिंदा रहता है, उसके जिंदा रहने की क्या फ्रीक्वेंसी है, और आखिर जीवन किस बात पर निर्भर करता होगा, कैसे जीव फिक्स होता होगा कि कौन कितना जिंदा रहे। जैसे कहते हैं ना, पहले के लोग जो है 100 साल जिंदा रहते थे, अब 40 साल में मरने लग गए, 50 साल में मरने लग गए। आखिर वो कौन सी चीज होगी जो लोगों को निर्धारित करती है कि ये इतना जल्दी मर जाएंगे, ये इतने दिन जिंदा रहेगा। आपको क्या लगता है कि अगर कोई बड़ा होगा तो जल्दी मर जाएगा, छोटा होगा तो और जल्दी मर जाएगा, और जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना देर तक जिंदा रहेगा? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आइए पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है। सोचो, आप बताओ, आप कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप मुझे बताओ कि किसी भी जीवों की जीवन अवधि, कि कोई 100 साल जिंदा रहेगा, कि 50 साल जिंदा रहेगा, कि 10 साल, कि 1 दिन, कि 20 घंटा, 8 घंटा, कौन कितना दिन जिंदा रहेगा, ये किस बात पर निर्भर करता होगा? सोचिए और कमेंट सेक्शन पे अपना ज्ञान बघार दीजिए। तब तक मैं एक कहानी बताता हूं। लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, मान लेते हैं एक रोज है, रोज का मतलब अपन मान लेते हैं गुलाब है, ठीक है। गुलाब जो है 5 से 7 साल की अवधि इनकी होती है, गुलाब की 5 से 7 साल की अवधि इनकी मानी जाती है। इसके अलावा राइस प्लांट का मतलब हो गया हमारे पास में धान लगभग माना गया है 3 से 7 महीने। धान थोड़ा छोटा होता है, गुलाब थोड़ा बड़ा होता है, तो गुलाब का जो है 5 से 7 साल है, धान का जो है 3 से 7 महीने। बहुत बढ़िया। बनियान ट्री जो होता है, बनियान यानी बरगद का जो पौधा होगा, बरगद लगभग 400 प्लस साल जिंदा रहता है। इसके तो एविडेंस कहीं कहीं पे 6000 5000 साल, श्रीलंका में एक पेड़ है, वो बोधि वृक्ष कहा गया है उसे, वो 5-6 हजार साल पुराना है। ऐसा ही क्या बोलते हैं 400 प्लस साल, क्या बताएं, वहां पे इलाहाबाद पे या प्रयागराज पे एक किला है, शायद उसे अकबर का किला कहते हैं, वहां पर एक पेड़ है, वो तो और बहुत साल पुराना है, मतलब इतना तो नहीं है लेकिन फिर भी उसका 600-700 साल का इतिहास उनका भी है। ऐसे और भी बहुत, बोध गया में एक वृक्ष है, उनका भी बहुत साल पुराना है। गौतम बुद्ध को जिस सारनाथ के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान मिला था, वो भी सब बहुत साल पुराना है। ऐसे हजारों वृक्ष जो हैं वो हैं इस दुनिया में, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 400 साल के आसपास वो जिंदा रहता है। बनाना ट्री, केला जो है वो 2 से 3 साल जिंदा रहता है। देखना कोई ट्रेंड है क्या? कोई ट्रेंड तो होगा जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि धान 3 से 7 महीना, रोज लेकिन 5 से 7 साल, और बनियान जो होता है बरगद 400 साल, बहुत बड़ा होता है, शायद इसलिए जिंदा रह लेता है क्या? केला 2 से 3 साल। डॉग, कुत्ता जो है बेटा, कुत्ता 22 साल। बटरफ्लाई यानी तितली मात्र जो है वो 1 से 2 हफ्ते। याद रखना, अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना इसको सब कुछ। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी इतनी ही बड़ी होती है, ये भी लगभग 2 हफ्ते के आसपास जिंदा रहती है, फल मक्खी। अब इस तरफ में आ जाओ।
पैरट यानी तोता मेरे भाई, तोता जो है वो 140 साल जिंदा रहता है। 140 साल एक तोता जिंदा रहता है। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ जो है आपका, मगरमच्छ जो है वो 60 साल ही जिंदा रहता है। ठीक है। और जो घोड़ा है आपके पास में वो 40 से 50 साल, ये फिक्स नहीं है, ये ऑन एवरेज है 50 साल। टॉर्टोइस यानी कछुआ बेटा, ये कछुआ जो है वो 100 साल 150 साल जिंदा रहता है। क्रो जो है, कौवा जो है आपके पास में वो 15 साल जिंदा रहता है। काऊ यानी गाय जो है आपके पास 22 साल जिंदा रहती है। एलिफेंट यानी हाथी जो है भाई साहब, ये लगभग 50 से 70 साल जिंदा रहता है। तो हाथी लगभग 50 से 70 साल जिंदा रहता है। अब यहां पर दिमाग घूमता है यार कि इन सबका याद करना कैसा मुश्किल काम है, कैसे किसी का उम्र याद करूं, क्यों मेरे को अपनी उम्र तो याद होती नहीं, इनकी उम्र कहां खाक याद करूंगा। आपको इसको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। जिस पे इंटरेस्ट हो, कुत्ते का है 20 से 22 साल, कुत्तों पे इंटरेस्ट है पढ़ लो। तोता पे इंटरेस्ट तो होगा, याद कर लो 140 साल। कौवा पे इंटरेस्ट होगा 15 साल, याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो। जिस पे तुम्हें इंटरेस्ट है वो तुम्हें याद करो। एलिफेंट का याद कर लो, हाथी पे इंटरेस्ट होगा 50 से 70 साल। कछुआ याद कर लो, ठीक है, कछुआ याद कर लो, है 100 से 150 साल। जो तुम्हें मन करे वो याद करो, एक एक करके याद करो, एक ही दिन में याद मत करो, बार बार पढ़ो, याद करो। गुलाब है 5 से 7 साल, याद कर लो। समझ गए बात को, पढ़ो बार बार उसको। धान है, याद कर लो 3 से 7 महीने, धान है 3 से 7 महीने, उसे याद कर लो। ठीक है, हो गया। बनियान ट्री सभी को पता, ये तो यार सबको याद हो जाएगा, 400 साल जो है बरगद का पेड़ जिंदा रहता है। समझ गए बात को। तो तोता, कौवा, कछुआ, धान, आपका फल मक्खी का तो याद हो जाता है 1 से 2 हफ्ते, दोनों का 2 हफ्ते है। ऐसे ही पढ़ना है। कुत्ता का याद कर लो 22 साल है। फिर से जो भी तुम्हें याद करने का मन कर, मगरमच्छ है 60 साल है। पूरे याद हो या ना हो, जिन पे तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा हो उनका याद कर लो। फिर एक पैटर्न बताता हूं मैं तुम्हें कि इस पैटर्न पे तुम्हें किन बातों के बारे में बात करनी है। अब यार तुमने देखा कि एक बरगद है, ठीक है, एक बरगद है और लगभग एक आम है। बरगद के बारे में कहा जाता है कि लगभग ये 400 साल जिंदा रहता है और आम के बारे में लगभग 100-150 साल ही माना जाता है कि जिंदा रहता है। बरगद, आम लगभग एक आकृति के होते हैं, अंटिल कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं बरगद के, नहीं तो बराबर ही आकृति के वो लोग होते हैं। ऐसा क्यों इन दोनों की एज में? कौवा देखो और तोता देखो, लगभग दोनों एक बराबर के ही होते हैं। कौवा और तोता आकृति में लगभग एक जैसे ही होते हैं, आकृति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता तोता और कौवा में। तो कौवा तोता जो है, लेकिन ये मात्र 15 साल, वो जो है कहां 140 साल, इतना लंबा समय। हाथी इतना बड़ा और मात्र 50 से 70 साल, लेकिन कछुआ एकदम छोटा आलसी, इतने साल जिंदा रहता है। ठीक है, ये आलसी है, सोचो इतने साल जिंदा रहेगा, 100 से 150 साल। और चीता इतना तेज भागता है बेचारा, हो सकता है मुश्किल से 15 से 20 साल ही जिंदा रहे। ये इतना बड़ा अनफेयर कैसे? जो आलसी है वो बहुत जिंदा है और जो आलसी नहीं है, वो जो बहुत तेज भाग रहा था वो मर जाता है। ये कैसे हो सकता है? तो ये आपको बताना है। यहां पर एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से निकल कर आती है कि जीवन अवधि आकृति पर निर्भर नहीं करती। किस पे करती है वो तो बात अलग है, आकृति पर निर्भर नहीं करती। ये एक पैटर्न समझ में आता है, निर्भर नहीं करती, कि इनके बीच का जो आकृति है वो तो डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका कोई लेना देना इनसे नहीं है। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो साइज क्या है, कैसा है, उससे मतलब नहीं है। वो एक अलग ही चीज है जो जीवन और मृत्यु को निर्धारित करेगी, और वो होता है कोशिका की स्थिति, कि किसकी कोशिका कितना। ये आज भी एक संशय का विषय है कि सोचो आखिर कैसा होता होगा कि कौवा की कोशिका जो है जल्दी मर जाती होगी और तोता जो है वो 140 साल। यार फिर भी बड़ा मतलब अजीब सा पॉइंट नहीं है यहां पर? ये सोचो, बड़ा एकदम अलग सा पॉइंट है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतने साल जिंदा रह रहा है और हम इतने साल जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। तो ये पॉइंट आता है। कछुआ तो हमसे ज्यादा जिंदा है भाई, 100 से 150 साल। सोचो मनुष्य का एवरेज उम्र कितना है? पहले 100 था, अभी 60, 65, 70 होगा और क्या।
कैसे, ये कौन निर्धारित कर रहा है, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ये जानना है कि ये सारे पौधे आप एक बार पढ़ लेना। ये सारे एनसीईआरटी में लिखे हैं, लेकिन कुछ कुछ में ब्लैंक दिया हुआ है, कुछ कुछ में दिया हुआ है। जिसमें नहीं दिया हुआ है वो मेरा डेटा यहां पर ऐड कर लेना और अपनी एनसीईआरटी को भर लेना कि ये वो समय है, ये वो टाइम है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हां भाई ये इतने साल जिंदा रहता है, ये जीवन अवधि है। जीवन की उपस्थिति मतलब आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस जाति में हैं, अपनी जाति को फिक्स करने के लिए हम जनन करते हैं। जनन ही वो माध्यम है जिससे हम एक जीवों से दूसरे जीव में फिक्स रखते हैं। सो व्हाट इज जनन? तो ये जो मैंने आपको बताया कि जनन होता है, अब हम उस जनन के बारे में आगे डिटेल करते हैं कि जनन असल में क्या चीज होती है और जनन पे मुख्य रूप से हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। जनन जो होगा वो कितने प्रकार से होता है, किन किन बातों पे बात करेंगे, ये आइए आगे पढ़ते हैं। जनन बेटा जनरली दो प्रकार का होता है। जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार से मुख्य रूप से यहां पर होता है। पहला प्रकार जो हम देखेंगे, ये भी एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि एक मुख्य रूप से सबसे छोटे छोटे जीवों में हमने देखा कि जब जीवन की शुरुआत हुई होगी तो जीव अलैंगिक जनन किए होंगे। क्या किए होंगे? अलैंगिक जनन किए होंगे। और जब जीव बड़े हो गए होंगे तो वो लोग धीरे धीरे लैंगिक जनन करेंगे। भाई दुनिया में जितने भी प्रकार के जनन देखो, पूरा दुनिया देखने के बाद हमें यही समझ में आया कि जनन दो प्रकार का है, एक लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। अब पॉइंट ये जानने की जरूरत है भाई कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लैंगिक एवं अलैंगिक। अगर आप लैंगिक को समझ जाएं तो कुछ हद तक आप अलैंगिक को जरूर समझ जाएंगे। देखो समझने सबसे पहली बात होती है, लैंगिक जनन जो होता है यहां पर जो है दो लिंग आवश्यक है। लिंग आवश्यक का मतलब होता है आपको इसमें एक चाहिए बेटा नर और एक चाहिए मादा। इसका मतलब होता है इनके पास द्विजनक होते हैं, दो जनक की आवश्यकता होती है। अब जब इनके पास दो जनक चाहिए, जबकि इनके पास में याद रखना एक जनक आवश्यक है, मात्र एक जनक आवश्यक है। ना नर चाहिए ना मादा, नर ही मिल जाए या मादा कोई भी होगा, एक नर आवश्यक है, एक जनक, या तो नर या तो मादा, या तो माता या तो पिता, कोई भी, इसमें माता पिता चाहिए होते, नर मादा। अब जनक क्यों चाहिए? जनक जो है फिर इसलिए चाहिए क्योंकि जनक युग्मक बनाते हैं, युग्मक निर्माण करेंगे। तो दूसरी प्रक्रिया हो गई कि एक तो सबसे पहले बात इनके पास लिंग होना चाहिए, नर और या मादा। दूसरी बात युग्मक बनाने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। अब जब इनके पास जनक ही नहीं है तो युग्मक निर्माण जो है, युग्मक अनुपस्थित। जो जो वहां पर बोले वहां पर यह सब कुछ नहीं रहेगा, अनुपस्थित। जब जनक बने हैं तो जनक का संलयन, युग्मक बने हैं तो युग्मक का संलयन भी होगा लल्ला। और युग्मक का संलयन मतलब कहलाता है बहुत हद तक निषेचन, इनमें निषेचन भी होगा। अब जब युग्मक ही नहीं बना है तो इनके पास में निषेचन जो है वो अनुपस्थित रहेगा, निषेचन जो है वो अनुपस्थित रहेगा। अगली बात, युग्मक संलयन वगैरह बनेगा तो यह जनक से भिन्न, जनक से थोड़ा सा भिन्न होगा, एकदम समान नहीं होगा, भिन्न संतति होगी। संतति, अरे क्योंकि आधा लक्षण माता का आधा लक्षण पिता जो है ना, संतति होगी। आधा लक्षण माता का आधा लक्षण पिता का है तो दोनों मिलाकर कुछ नया बच्चा पैदा हो जाता है। और यहां पर जब कुछ है नहीं, एक ही जनक से बनना है तो जनक के समान संतति उत्पन्न होगी, जनक के समान संतति उत्पन्न होगी। तो इस चैप्टर का सबसे खास बात जो होगा वो यही वो पार्ट है कि भाई साहब जनन आखिर क्या है। ये दो फ्लो चार्ट अब अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे तो आपको आधी कहानी क्लियर हो जाएगी कि अलैंगिक जनन जो है बेटा वो क्या है। अलैंगिक जनन जो है एक जनन आवश्यक पार्ट है, इसमें जो है एक जनक आवश्यक, उसमें दो जनक आवश्यक, युग्मक उसमें बनेंगे, इसमें युग्मक नहीं बनेगा। युग्मक बनेगा तो मिलने का भी सवाल होगा, जब युग्मक बनेगा ही नहीं तो मिलना क्या होगा। और अंत में जनक के समान संतति बनेगी, इसे कहते हैं बेटा क्लोन। आगे मैं और डिटेल करता हूं कि व्हाट इज क्लोन, लेकिन क्लोन बनाया जाएगा। जैसा जनक वैसा ही संतति, जैसा गुलाब का पौधा होगा वैसा ही उसका नया संतति भी बनेगी।
तो ये वो तरीके हैं जिसकी सहायता से हम जनन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी और भी बहुत जबरदस्त, अभी तो चूंकि सेशन स्टार्ट ही हुए हैं तो मैं पहले ही सेशन में बच्चों को बहुत बड़ा लोड नहीं देना चाहता। आज मैंने आपको सिर्फ एंजॉयमेंट करवाया है कि जनन को सीखिए, जनन को समझिए, फिर नेक्स्ट क्लास से हम जनन को और डिटेल में ले जाकर हम जनन को आपको फील करवाएंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे इनमें खास बात है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किन किन तरीके से हम आगे बात करेंगे। अब यहां पर मैं बच्चों से दूसरा एक सवाल पूछता हूं, कमेंट सेक्शन पे फिर एक बार जवाब दीजिएगा। बताइए मुझे कोई दो ऐसे जीवों का नाम बताओ, जीव, और कोई दो ऐसे पौधों का नाम बताओ जो अलैंगिक जनन करता होगा। लैंगिक के बारे में तो सब बता देंगे, बताइए दो पौधे का नाम बता दीजिए और दो जीव का नाम बता दीजिए, या ओवरऑल दो जीव कोई भी बता दो जो तुम्हें अलैंगिक जनन करता हो। और इसके बाद आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पता समझ में आया होगा। कॉपी में बढ़िया लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, मजा आएगा। नया सेशन हमारे साथ आपको बहुत बढ़िया होगा। जब स्कूल में एंटर करोगे ना तो ना सिर्फ कोई चीज पता होगी, तुम्हें अपने आप में मास्टर बना दिया जाएगा, ये पक्का वादा है। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। याद रखना आपके एक लाइक से हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगा, आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा ही आवश्यक होगी। शेयर करिए अपने सभी दोस्तों से, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि नई 12th की क्लासेस जो है इसी चैनल पे आपको बार बार मिलती रहेगी, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखना। और मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, फिर मिलेंगे आपके साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू, बाय बाय।